जागृति धरोहर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको तो पता ही है कि हमारे भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा, पर अफसोस की बात तो ये है कि कई ऐसे गौरवशाली राजा थे जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। ऐसे ही एक महान राजा थे स्कंदगुप्त, जिनका नाम इतिहास के पन्नों से कहीं गुम सा हो गया है, लेकिन इनके बारे में कई ऐतिहासिक धरोहर आज भी मौजूद हैं। और इतने सालों बाद भारत सरकार ने भारतीय इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से स्कंदगुप्त के इतिहास पर काम करना शुरू किया है, जिसके तहत एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इसका उद्घाटन किया। तो आइए सुनते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के कुछ विचार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस सभागार में उद्बोधन करना ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं भारत अध्ययन केंद्र को अभिनंदन देना चाहता हूं कि आज सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन के बिखरे हुए ऐतिहासिक पन्नों को इकट्ठा करने का काम, संकलित करने का काम उन्होंने हाथ में लिया है। ये 2 दिन के अंदर 7 चरण में अलग अलग विषयों पर संगोष्ठी होगी, चर्चा होगी। सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, शोध लेख प्रस्तुत किए जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को फिर से इतिहास की पन्नों पर पुनर्जीवित करने का काम ये 2 दिन की गोष्ठी करेगी, जिसने भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए बचाने का काम किया है। मित्रों, जब मैं कहता हूं सम्राट स्कंदगुप्त ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषा को, भारतीय कला को, भारतीय साहित्य को, भारतीय शासन प्रणाली को, हमारी नगर रचना के साहित्य को हमेशा के लिए बचाने का प्रयास किया है, ये सत्य है। मित्रों, महाभारत काल के 2000 साल के बाद ईस्वीसन पूर्व 300 से लेकर ईस्वीसन 500 तक, ये 800 काल का कालखंड 2 बड़े शासन व्यवस्थाओं के नाम से जाना गया, मौर्य वंश और गुप्त वंश। और ये दोनों वंशों ने भारतीय संस्कृति को उस समय के विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित करने का काम किया था। चाणक्य के सांस्कृतिक और वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर जब चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बने, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, और कई सालों तक बाद में अव्यवस्था चलती रही। सम्राट अशोक के समय जो गौरवपूर्ण शांति और अहिंसा की बात थी, कालक्रम में जाते जाते अति का रोग उसको लगा और वो एक ढकोसला बनकर रह गई। उसने हमारी भाषाओं का विनाश किया, हमारी सरहदी सुरक्षाओं को भी क्षीण विण कर रख दिया, हमारी संस्कृति को भी क्षीण करने का भी काम किया। और एक ऐसा अंधकारमय समय देश के सामने आने लगा कि लगता था कि आचार्य चाणक्य का सपना क्षीण विशीर्ण हो जाएगा। उसी वक्त गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ा सफलता ये रही कि हमेशा के लिए वैशाली और मगध साम्राज्य के टकराव को समाप्त कर एक अखंड भारत की रचना की दिशा में गुप्त साम्राज्य आगे। शायद ही आप लोगों को पता हो कि स्कंदगुप्त का इतिहास कितना गौरवशाली था। तो आइए हम दिखाते हैं धरोहर के इस एपिसोड में स्कंदगुप्त की वह ऐतिहासिक धरोहर जिसे इतिहास के पन्नों में जगह भी नहीं मिली। वहीं इनकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हुए कई अभिलेख मिले हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 से 455 ईस्वी की मिलती है, और दूसरी ओर गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्के में स्कंदगुप्त के शासन की अंतिम तिथि संवत 148 से 467 ईस्वी दी गई है। इन सभी प्रमाणों से पता चलता है कि स्कंदगुप्त
इनका शासनकाल 12 वर्षों तक था। यह काल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंदगुप्त के कई अभिलेख मिलते हैं, जिनमें जूनागढ़ अभिलेख, बिहार स्तंभ अभिलेख, इंदौर के ताम्रपत्र, गढ़वाल अभिलेख प्रमुख हैं। पर पूर्वांचल का भीतरी स्तंभ लेख पूर्वांचल के लिए गौरव की बात है। इतने महान राजा का ऐतिहासिक धरोहर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी में स्थित है। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के युद्धों की, तो हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, जो इटली रूस तक को जलाकर राख कर दिया था। के आक्रमण से बचने के लिए चीन की दीवार का निर्माण कराया था, जिसे आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। हुण इतने बर्बर होते थे कि वह अपने जाति व समुदाय के अलावा किसी को भी नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की भी हत्या कर देते थे। अगर हुणों की सेना की बात की जाए तो इनकी सेना वैसे ही होती थी जैसा आप सभी ने बाहुबली फिल्म में कार्तिकेय की सेना को देखा था। बाहुबली का किरदार है वो स्कंदगुप्त से ही प्रभावित है। दोनों हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार स्कंदगुप्त जब दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे तो सिर्फ लाशें ही दिखाई देती थी, जमीन कांप उठती थी। ऐसे महान योद्धा थे हमारे सम्राट स्कंदगुप्त। जब स्कंदगुप्त ने हुणों का संपूर्ण नाश किया तो इसके बाद चीन ने अपना विशेष दूत भेजकर उनके दरबार में धन्यवाद ज्ञापन करवाया, जो भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली बात थी कि दूसरे देशों को बचाने के लिए धन्यवाद मिला हो। स्कंदगुप्त ही थे जो दोबारा गुप्त साम्राज्य को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो अखंड भारत के सपने को पूरा करता है। और स्कंदगुप्त ने अपनी जीवन काल में 24 वर्ष के आयु से 35 वर्ष की आयु तक सिर्फ हुणों का संहार किया। इसके बाद जब वह पाटलिपुत्र वापस लौटे तो उनके भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठ चुके थे, लेकिन जनता और सेना के जबरदस्त विरोध के बाद स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। स्कंदगुप्त ने देश सेवा करने के खातिर विवाह तक नहीं किया। मशहूर चंद्रगोमिन ने बताया है कि अजयत जाटो गुप्तो हुणान। इसका तात्पर्य ये है कि स्कंदगुप्त ने हुणों पर जीत हासिल की। और आइए अब हम सुनते हैं स्कंदगुप्त के इतिहास के बारे में कुछ विद्वानों की राय। आज की राजनीतिक परिस्थिति में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का स्मरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस दौर में आज से करीब 1500-1600 साल पहले जब स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का इमरजेंस हुआ, उदय हुआ, उस समय सारा यूरोप, सारा संसार हुणों के आतंक से थर्रा रहा था। चाइना तक की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ऐसी कल्पना कर सकते हैं हम कि अगर भारत में स्कंदगुप्त ने उनको करारी टक्कर न दी होती, हुणों के आक्रमण को विफल न किया होता, तो विश्व के सामने एक बड़ा भयानक संकट खड़ा हो गया होता। विश्व सभ्यताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता। ऐसे में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का जो उदय है और उनका निकलना है, एक युवा की जो ललकार है, भारत की ये जो सनातन काल से चली आ रही एक योद्धा संस्कृति है कि जब जब
मानवता पर प्रहार होता है तब तक भारत शांत नहीं रहता है। भारत की ये प्रकृति, भारत की ये चिति, भारत की ये परंपरा स्कंदगुप्त के जीवन में भी उसी प्रकार से प्रकट हुई जैसे उनके पुरखों के जीवन में प्रकट होती रही है। समुद्रगुप्त का जीवन स्मरण में आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो उनके पुरखों ने जो उनको मार्ग दिया था, महाजनों ये इनगता सपन था, तो वो पथ ही स्कंदगुप्त ने अपनाया और उसको युवावस्था में ही उन्होंने स्वीकृत कर लिया कि यह जो भारत जननी है इसकी रक्षा ही उनके जीवन का ध्येय है। इसलिए उस राजनीति के प्रपंच में वो नहीं पड़े, जैसा दिखता है तमाम अभिलेखों में कि पाटलिपुत्र का सिंहासन किसको मिलना चाहिए। वह सिंहासन किसी को भी मिले, किंतु भारत की रक्षा होनी चाहिए। अगर भारत ही नहीं बचेगा तो ये सिंहासन किसके काम आएगा। उस देश को बचाने के लिए स्कंदगुप्त जैसा बाहुबली उस कालखंड में प्रकट हुआ, आज से 1500-1600 साल पहले, 4वीं सदी ईस्वी सन में। और उन्होंने इसी गंगा के किनारे से अपना अभियान शुरू किया। तमाम अभिलेख गवाह हैं, किंवदंतियां गवाह हैं। गांव-गांव में जो लोग रहते हैं इस बनारस से लेके गाजीपुर, बलिया, प्रयाग तक और उधर गंगा के पार बिहार के इलाके में, सब ग्रामीण जनता, ग्रामीण आबादी गवाह है। हमारी माताएं साक्षी हैं इस बात की कि जिन्होंने अपने बच्चों को सुलाते हुए पिछले सदियां गुजार दी हैं कि बेटा सो जा नहीं तो हूण आ जाएगा, बचवा सुझ जा नहीं तो हुड़ार आई। ये शब्द साधारण नहीं है, ये अंतर मन में, अवचेतन मन में बसा हुआ शब्द है। ये शब्द बताता है कि हूण कितने खतरनाक थे। उन हूणों के समूलोच्चाटन का काम इसी औड़ियार की धरती से, भीतरी की धरती से स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने शुरू किया। और कहां तक ले गया तो हम उसके लैंडस्केप की कल्पना कर सकते हैं, उसके व्याप की, उस परिधि की कल्पना कर सकते हैं। गुजरात, जूनागढ़ से लेकर के और कश्मीर तक इंच इंच जमीन से हूणों को उन्होंने, भारत को हूणों से मुक्त करा दिया और उनको गांधार पार उस शक्ति को ढकेल दिया। और इसलिए वो जीवित रहे। वो जो पहला आक्रमण भारत में हूणों का था वह बुरी तरह विफल हुआ। हूण चकनाचूर हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके कारण से फिर हूण उठ नहीं पाए। उठे भी तो जैसा आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि हूणों की शक्ति इस देश के अंदर उनका बुरी तरह से समूलोच्चाटन करने के बाद भी जो थोड़े बहुत बचे, उनको बाद में सनातन धारा में जो सनातन जीवन है उसके जो मूल्य हैं उसको अपनाना पड़ा। जो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने रहने की शर्त रखी थी, भारत में रहना है तो भारत की सहिष्णु सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करना होगा। उसी में से तोरमाड़ और मिहिरकुल नाम के जो दो राजा बाद में खड़े हुए और जिन्होंने सियालकोट को, जो पाकिस्तान में अब है, उसको राजधानी बनाया और फिर से भारत पर आक्रमण शुरू किया। लेकिन तब तक उनकी शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि गुप्त साम्राज्य से निकले हुए जो भारत के अनेक गणराज्य थे, जिनको शक्ति गुप्त साम्राज्य से मिली थी, स्कंदगुप्त से मिली थी, उनके पुरोधाओं ने उनको बिल्कुल धूल धूसरित कर दिया। और इस तरह से हूणों का जो नाम है, हूणों का सारा आतंक है, उनकी समाधि सदा के लिए इतिहास में इस भारत भूमि में ही बन गई। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य अत्यंत विनीत, सदाचार से संपन्न, पितृभक्त, मातृभक्त और जैसे गुणों की कल्पना की गई है राजा के भीतर जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुणों से परिपूर्ण उनका जीवन दिखता है। इसलिए आप देखते हैं कि तमाम राजनीतिक छल छद्म होने के बाद भी उन्होंने अपने विरोधियों को भी पाटलिपुत्र में कभी अपने से दूर नहीं किया, उनको साथ में रखा, समन्वय स्थापित किया। और जब राज सिंहासन पर उनके बैठने की बारी आई तो जनता के दबाव में वह निर्णय हुआ, जैसा इतिहास में अनेक स्थान पर आता है। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने भी स्कंदगुप्त के बारे में यही लिखा है कि वो राज्य के इच्छुक नहीं थे, भारत की रक्षा के इच्छुक थे। और इसलिए हूणों के समूलोच्चाटन के बाद जब स्कंदगुप्त विक्रमादित्य पाटलिपुत्र लौटे तो उस समय वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं कि राज्य सिंहासन को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया था। इसमें स्कंदगुप्त की जो माता थी उनका नाम संभवतः देवकी था, कई इतिहास के स्रोत बताते हैं। और उनकी जो विमाता थी यानी राजमाता जो थी, सम्राट कुमार गुप्त की जो पत्नी थी, पहली पत्नी, वो राजमाता अनंता देवी। तो अनंता देवी अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और स्कंदगुप्त भारत की रक्षा को ही अपना प्रमुख
दायित्व समझते थे। सेनापति पद के आधार पर उन्होंने हूणों से मुकाबला किया था। भारत के वो सेनापति थे, सर्वोच्च सैन्य कमांडर थे, और इसलिए हूणों का समापन समूलोच्चाटन करने के बाद भितरी का स्तंभ लेख बताता है कि पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी उस समय, तो हूणों का समूलोच्चाटन करने के बाद पाटलिपुत्र में जब वो अपनी माँ से मिलने गए तो डबडबाई नेत्रों वाली माता ने ऐसे ही अपने बेटे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य को गले लगा लिया, जैसे कंस का वध कराने के बाद कृष्ण को जेल में बंद देवकी ने गले में लगा लिया था। एक विशेष बात है कि गुप्त युग भारत के विश्व के साथ संबंधों को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। उस समय भारतवर्ष अपनी सीमाओं को लांघकर सारे सुदूर देशों तक गया था, और आज हम कहते हैं कि एक प्रकार से हम भूमंडलीकरण के युग में हैं। सारा विश्व एक हो गया है। जिस तरह से एक हो रहा है अभूतपूर्व है, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वैश्वीकरण की यह भूमिका वस्तुतः विश्व से होने वाले आघात और प्रतिघात का भी समय है। ये शताब्दी आघात प्रतिघात का विश्व का ये समय है। हम जान रहे हैं कि विश्व के अनेक भागों में ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं और हमारे लिए तो विशेष रूप से आती हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत नहीं समझता, हमारे श्रोता उसको सब जान रहे हैं। हमारे आसपास पड़ोस से लेके सुदूर देशों तक से वो चुनौतियां जैसे आ रही हैं वो हम जानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में 21वीं शताब्दी के ईसा के 21वीं शताब्दी के इस परिप्रेक्ष्य में हमको स्कंदगुप्त के ऊपर विचार करना विशेष रूप से जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैश्व परिस्थितियां जो तब थी लगभग वैसी आज भी दिखाई पड़ रही हैं। जैसी चुनौतियां और जो बिंदु उस समय आए थे आज भी हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए आज उनको स्कंदगुप्त को याद करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और तार्किक रूप से जरूरी है। इसलिए हमें और भी सावधानी के साथ और बहुत अकादमिक सावधानी के साथ, मैं फिर दोहराता हूं कि अकादमिक सावधानी के साथ, ईमानदारी के साथ उस पर विचार करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अपने अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए धरोहर के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए पूर्वांचल के धरोहर डैन काशी के यूट्यूब चैनल।